हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास सोशल साइंस सीटेट पेपर 2 के लिए है और इस वीडियो में सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सितंबर वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। अब निम्नलिखित कारणों का चयन कीजिए। क्यों पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वन रोपण के कारण, उसके बाद बी है भूस्खलन के कारण, सी वाला ऑप्शन देखिएगा निर्माण कार्य के कारण, तथा डी है जीव जंतुओं का अंधिकार शिकार के कारण। तो देखिएगा यहाँ पे क्यों, ऐसा क्या कारण है कि जिससे पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और संकटापन्न की स्थिति में हैं, यानी असुरक्षित एवं संकटापन्न की स्थिति में हैं और कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपने देख लिया, वन रोपण, भूस्खलन, निर्माण कार्य तथा डी है जीव जंतु। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिया गया ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी, ए सी डी। तो जहाँ जहाँ ए है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ए जो है, तो ए में कहा जा रहा है वन रोपण। तो वन रोपण जितना आप करेंगे उससे जो है पौधे एवं वनस्पतियाँ और ज़्यादा मात्रा में होगी, ना कि घटेंगी। तो बी सी और डी यानी भूस्खलन के कारण, निर्माण कार्य के कारण और जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार के कारण जो है पौधे एवं वनस्पतियों की बहुत सी प्रजातियाँ असुरक्षित और लुप्त होने की कगार पे है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी और डी जो है ये सही हो जाएगा। आइए चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। कथन बी है कि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि संभाव्य संसाधन वे हैं जिनकी पूरी मात्रा अज्ञात है और वर्तमान में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि ए सही है, क्योंकि संभाव्य संसाधन की कुल मात्रा अभी तक पूरी तरह से मापी नहीं गई है और उनकी सटीक उपलब्धता अन्वेषण की कमी या तकनीकी सीमाओं के कारण अज्ञात रहती है। जैसे कि रेगिस्तानों में सौर ऊर्जा या तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संभाव्य संसाधन है। अब बी भी सही है, क्योंकि इन संसाधनों का वर्तमान में दोहन नहीं किया जा रहा है, वे भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित हैं जब तकनीकी या आर्थिक स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि समुद्र तल के नीचे तेल भंडार या दूर दराज के खनिज भंडार जो है, तो अभी क्या है, संभाव्य संसाधन है। इसलिए यहाँ पे आपका जो है ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो आइए देखिएगा ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, ये किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। तो इसमें तो गलत दिया गया है, इसमें भी गलत दिया गया है, इसमें भी गलत दिया गया है। तो देखिए सही दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के सामने दिया गया है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। पीसी कल्चर के सामने दिया गया अंगूर की खेती। वीटी कल्चर के सामने दिया गया है देखिए मत्स्य पालन। तथा डी है रेशम कीटों के हार्टिकल्चर। तो इसका संबंध इसके आगे दिया गया है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर जो संबंधित है ये है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन के लिए, ठीक है। तो ए का चौथा, उसके बाद बी का जो है देखिएगा, बी का यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, यानी कि पीसी कल्चर। देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, बी का
तीसरा पीसी कल्चर का संबंध होता है मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। उसके बाद देखिएगा सी का, तो सी का देखिएगा हो जाएगा दूसरा वाला, कौन सा, वीटी कल्चर, तो इसका संबंध होता है अंगूर की खेती से। अब डी का जो हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों और फलों को उगाना, यानी हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों और फलों को उगाना। तो पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला किस ऑप्शन में है आइए देखिएगा। पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला, तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या अंतर्विष्ट नहीं है, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, न्याय तथा समानता। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि क्या अंतर्विष्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता और स्वाधीनता यानी लिबर्टी का उल्लेख है। देखिए स्वतंत्रता यानी फ्रीडम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखिएगा कहा गया है स्वाधीनता, लिबर्टी शब्द आता है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा कि न्याय और समानता प्रस्तावना के मुख्य आदर्शों में शामिल है और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम शब्द प्रस्तावना में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। यह केवल मौलिक अधिकारों यानी आर्टिकल 19 में मिलता है। इसलिए प्रश्न के देखिएगा इस प्रश्न के अनुसार जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या अंतर्विष्ट नहीं है, तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो है तो अंतर्विष्ट नहीं है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है एक ऐसी स्थिति जहाँ एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, तो उसे हम क्या कहते हैं। असमानता, विभेदन, अन्यता या फिर विविधता। तो देखिए एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, तो वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए वे जाहिर सी बात है कहलाएंगे असमानता। अब देखिए असमानता जो है तो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हो सकती है, जैसे आय, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा में अंतर। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। सेकंड है प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति। उसके बाद सी है अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है केवल बी, केवल ए सी, या फिर केवल बी सी, या केवल ए। तो देखिए ए वाला है कि निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी लोकतंत्र की विशेषता है, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। तो यह कथन सही है, यानी आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देखिएगा। बी है कि प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति। तो प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति लोकतंत्र में नहीं है भैया, क्योंकि शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी होती है और प्रधानमंत्री संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह है।
और यह कथन गलत है, अर्थात यह लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। उसके बाद सी वाला भी देख लीजिएगा कि अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। तो अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना जवाबदेही का गुण है, जो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, और यह कथन भी सही है। तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है ना, तो नहीं के लिए आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, इसलिए यहाँ पे केवल बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो पहला है कानून निर्माण, सेकंड है न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, उसके बाद थर्ड है कि पार्कों का विकास करना, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो देखिए, नगर पालिकाओं के कार्य नागरिक सुविधाओं और शहरी विकास का तक सीमित है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और नगर पालिकाएं देखिएगा, तो नगर पालिकाएं स्थानीय शासन की इकाइयां हैं। इनके अंतर्गत सड़क, पार्क, जलापूर्ति, सफाई, नगर पालिका स्कूलों का संचालन आदि आते हैं। कानून निर्माण का अर्थ कि स्थानीय उपनियम बनाना है जो नगर पालिका के अधिकार में है। और पार्कों का विकास और शिक्षा नगर पालिका स्कूल भी इनके दायरे में है। लेकिन न्याय व्यवस्था बनाए रखना अर्थात कानून प्रवर्तक और सार्वजनिक सुरक्षा राज्य पुलिस और प्रशासन का काम है। नगर पालिकाएं इस कार्य में सहयोग कर सकती हैं, परंतु इसका सीधा अधिकार इनके पास नहीं होता है। अतः जो नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वह है न्याय व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो पहला है थोक विक्रेता, उत्पादक, परचूनिया, उपभोक्ता। बी है उत्पादक, परचूनिया, थोक विक्रेता, उपभोक्ता। सी है उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया, फिर उपभोक्ता। या डी है थोक विक्रेता, परचूनिया, उत्पादक और उपभोक्ता। तो आइए देखिएगा कि बाजार श्रृंखलाएं में वस्तुएं उत्पादक से शुरू होती हैं। कहाँ से? तो उत्पादक से शुरू होती हैं, ठीक है। और थोक विक्रेता फिर खुदरा, थोक विक्रेता फिर खुदरा यानी जिसको हम कहते हैं परचूनिया, और अंत में उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। पहले चरण में उत्पादक जैसे कि किसान या निर्माता वस्तुओं का निर्माण करता है। फिर थोक विक्रेता उत्पादन से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और उन्हें संग्रहित करता है। इसके बाद परचूनिया यानी जो खुदरा विक्रेता होता है, तो थोक विक्रेता से छोटी मात्रा में सामान खरीदकर अपनी दुकान में बेचता है और अंत में उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार परचूनिया से सामान खरीदता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले आएगा क्या? पहले आएगा उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर परचूनिया, फिर उपभोक्ता सबसे लास्ट में। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो ग्रामीण लोग जो होते हैं वो शहरों में जाते हैं, क्योंकि शहरों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता होती है। तो पहला है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सेकंड है ए बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। थर्ड है ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। तो देखिए यहाँ पे ए सत्य है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की
स्थानीय रोजगार और आय सुरक्षा देती हैं, जिससे शहरों की ओर पलायन कम होता है। बी भी सत्य है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उच्च आय वाली नौकरियां और बेहतर अवसर ग्रामीण मजदूरों को आकर्षित करते हैं और यह पलायन का मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ देखिएगा, इन दोनों में प्रत्यक्ष कारण कार्य संबंध नहीं है। कथन बी केवल पलायन का कारण बताता है, जबकि कथन ए जो है तो एक नीतिगत उपाय है जो पलायन को कम करता है, अतः बी ए की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए है पंचायती राज, बी में दिया गया है प्रकार्य, ये देखिएगा ग्राम सभा ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। उसके बाद बी है ग्राम पंचायत, उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। सी है जनपद पंचायत, बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, तथा डी है जिला परिषद जल स्रोतों का रखरखाव करना। अब यहाँ पे इसको मैच करना है, तो देखिए मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में क्या होता है, बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, ठीक है, ए का तीसरा, ए का तीसरा। उसके बाद बी का, तो बी में ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के लिए हो जाएगा बी का चौथा, जल स्रोतों का रखरखाव करना ग्राम पंचायत का काम है। उसके बाद देखिएगा सी का, अब सी का यहाँ पे जो है दूसरा वाला हो जाएगा जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना। और डी का जो है, तो डी का बचा एक ही है, यानी जिला परिषद, तो जिला परिषद करता है ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। इसलिए यहाँ पे आपका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा तथा डी का पहला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।